हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपको हमारे चैनल मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद में स्वागत है। यार ये ध्यान दिया करो कि बेटा आपस में गपशप न किया करो, आपस में लाइव चैट न किया करो, ठीक है? आपस में बात बाद में कर लिया करो। चलो जुड़ रहे हैं सब, कह तो देते हैं सब लेकिन सब नहीं जुड़ते हैं। चलो कुल मिला के पढ़ने से मतलब रखो, जुड़े या न जुड़े, पढ़ने से मतलब रखो, ठीक है? कि कितने लोग हमसे जुड़े हैं कितने लोग नहीं। देखिए वेक्टर का जो हो रहा था न्यूमेरिकल वो सब हो ही गया है, ठीक है? तो अब उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? आ जाओ सब लोग। गुड इवनिंग ऑल। हेलो बच्चों, तो ठीक है, हाँ चलने लगा। चलिए ठीक, देखते हम देखेंगे, कमेंट आपकी देखते रहेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप गति, ये देखते रहेंगे हम। प्रक्षेप गति छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर क्या है? पहले चैप्टर था, अब वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन एक साथ हो गए। तो वेक्टर एनालिसिस और प्रोजेक्टाइल मोशन एक साथ दिया गया है। तो ये आपका वेक्टर एनालिसिस तो मैंने पूरा करा ही दिया था, न्यूमेरिकल ही आते हैं ज़्यादातर, और उसके कुछ रूल जो हैं वो जानने होते हैं। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन भी कुछ ऐसा ही है। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका छोटा सा चैप्टर है, जिसमें प्रक्षेप गति आपका एक छोटा चैप्टर है, जिसमें बड़े अच्छे न्यूमेरिकल रहेंगे और बड़ा ही मज़ा आएगा पढ़ने में इसको। तो देखिए प्रक्षेप गति होती क्या है, एक चीज़ ऐसे हम जान लेते हैं कि ये भाग जो होता है आपका, ये क्या होता है? क्षैतिज। ये क्षैतिज है। क्यों क्या होता है? ये क्षैतिज गति कर रहा है। कोई भी पिंड ऐसे यहाँ से यहाँ गया तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये क्या कर रहा है? क्षैतिज गति। ये कर रहा है आपका क्षैतिज गति। अब यक्ष अक्ष की ओर जाने पर क्या होगा? क्षैतिज गति। अब अगर इधर जाया जाए तो इधर गया तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर गति। ये ऊर्ध्वाधर गति हो गई आपकी। ये क्षैतिज गति और ये ऊर्ध्वाधर गति। जैसे कोई पिंड को ऐसे फेंक दिया जाए नीचे ज़मीन पे से ढंगला दिया जाए, गड़गड़ा दिया जाए, तो क्या होगा? क्षैतिज गति होगा। और कोई पिंड को हम या कोई गेंद को हम ऊपर ऐसे फेंक दें तो ये क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर गति। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रक्षेप गति की। न तो हमको यहाँ से जाना है न तो यहाँ से जाना है, इन दोनों के बीच से कहीं से जाना है। मान लेते इस दिशा में ऐसे जाना हुआ कि इस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में, न तो वो क्षैतिज है न तो ऊर्ध्वाधर गति है, सीधे इस दिशा में जाए। अगर किसी वस्तु को यहाँ से उठाया जाए और ये ऐसे फेंक दिया जाए, जब ऐसे फेंक देंगे तो ये यहाँ से ऐसे चला गया, पूरा गया कि नहीं गया? यहाँ से उठाया, यहाँ से पूरा हम नीचे फेंक दिए, तो गेंद कुछ कैसे जाएगी? यूँ, जैसे कि युवराज सिंह जब छक्का मारें तो जब छक्का मारेंगे तो बल्ले पर जब गेंद पड़ेगी तो कुछ ऐसे उड़ेगी, ऐसे उड़ते हुए ऐसे गिरेगी ना। अगर वो ज़्यादा ऐसे मार दिए तो छक्का नहीं जाएगा, वो वहीं जगह पर हो जाएगा और कोई न कोई दूसरा जो फील्डिंग वाला प्लेयर होगा वो कैच कर ले जाएगा। ठीक जैसे तोप से गोला छोड़ते हैं तो तोप से गोला जो होते हैं वो कैसे जाते हैं? परवलय आकार जाता है। मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए ऐसे जाएगा, ऐसे उठेगी, ये गिरा ऐसे यहाँ पर। तो ये क्या है? ये ऊर्ध्वाधर गति है, क्षैतिज गति है। इन दोनों गतियों के बीच में किसी त्वरण पर जब ये गिरे कहीं भी जब जाए तो क्या होती है? क्षैतिज गति होती है। क्लियर हो रहा है? अब ऐसे जा रही है ये इसका क्या हम मान लेते हैं? ये इसकी सबसे महत्तम ऊंचाई है। ये इसकी क्या है? महत्तम ऊंचाई है।
सबसे अधिक ऊंचाई पर यहाँ से था, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो एक चीज़ ये समझिए कि जब किसी पिंड को हम यहाँ से फेंकते हैं तो जितना दूर यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगता है उतनी दूर यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगेगा, समय बराबर ही लगता है। इसका सबसे अधिकतम ऊंचाई क्या है, मैक्सिमम हाइट पॉइंट क्या है, ये मान लेते हैं ये क्या बिंदु P है। क्लियर हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा गया, आप यहाँ से उठा सकते हैं, ऐसे उठा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फेंक दीजिए, तो ये क्या हो जाता है आपका प्रक्षेप पे गति हो जाता है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। इस दिशा में से गति करिए, अर्थात इसकी परिभाषा पहले आप लिख लेंगे। परिभाषा इसकी क्या होती है, जब किसी पिंड को, हाँ गुड इवनिंग बेटा, सब लोग जुड़ते जाइए। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में फेंकते हैं, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में फेंकते हैं, जब किसी, ये देखिए ऐसे जा रहा है ना, यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे जा रहा है ना, ये इसी दिशा में से जा रही है। तो जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है, तो वह पिंड ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिससे उसके परिमाण तथा दिशा लगातार क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति आप हेडिंग डालेंगे, ये फिगर बनाएंगे, इस फिगर को बनाने के बाद में आप उसकी परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा क्या होती है कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में फेंकते हैं, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो उसके त्वरण के अंतर्गत, तो वह ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिससे उसके परिमाण तथा दिशा लगातार क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उसे वही क्या कहलाता है, प्रक्षेप गति कहलाता है। क्लियर हो रहा है। फिर से सुन लीजिए कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है, कौन गति करता है, वह पिंड। फिर से कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो वह पिंड ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिससे उसके परिमाण तथा दिशा में लगातार क्या होता रहता है, परिमाण तथा दिशा लगातार बदलता रहता है, वही प्रक्षेप गति कहलाता है। परिभाषा लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत उड्डयन काल। उड्डयन काल, काल मतलब समय जानते हैं। दूसरा हमको पढ़ना है आपका उड्डयन काल के बाद प्रक्षेप की ऊंचाई, प्रक्षेप की ऊंचाई। और तीसरा पढ़ना है हमको प्रक्षेप का परास। प्रक्षेप का परास मतलब, परास का मतलब दूरी से होता है कि यहाँ से यहाँ तक वो पिंड कितनी दूरी तय किया। जब वो छक्का मारते हैं तो लिख देता है ना तुरंत उसमें आपकी टीवी स्क्रीन पे कि 110 मीटर का छक्का लगा लंबा, तो 110 मीटर क्या है, वो परास है। और कितनी ऊंचाई पर गई, जितनी ऊंचाई से जा रही है उसकी, तो सबसे अधिकतम ऊंचाई कहाँ पर है, इसका बिंदु P पर अधिकतम ऊंचाई है। तो सबसे अधिकतम ऊंचाई ये है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है वही समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है, समय बराबर लगता है। ठीक है। तो पहले हम लोग, और ये जो प्रक्षेप गति होता है ये कैसा होता है, द्विविमीय, 2 डायमेंशनल होता है, द्विविमीय रचना करती है, 3 डायमेंशनल नहीं, 2 विमीय, द्विविमीय रचना करती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है। ठीक है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार क्यों होता है, प्रक्षेप का पथ क्या है, प्रक्षेप गति क्या है, समझ में आ गया कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो
तो वह पिंड ऐसे त्वरण के अंतर्गत या वह पिंड या वह वस्तु ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिससे उसके परिमाण तथा दिशा में लगातार तथा जिसमें उसके परिमाण तथा दिशा लगातार बदलते रहते हैं, वही प्रक्षेप्य गति कहलाते हैं। दिक्कत हो रही हो तो लिख दें, नहीं तो वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में या किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं तो वह पिंड ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है कि उसके परिमाण तथा दिशा लगातार बदलते रहते हैं, वही प्रक्षेप्य गति कहलाता है। परिभाषा उतना आता नहीं, परेशान न होइए, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। वो वाई अच्छा, ये एक्स अच्छा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। इसके पहले हमको पढ़ना है क्या, प्रक्षेप्य का पथ क्या है। प्रक्षेप्य का पथ, अभी हम इसको मिटा देते हैं। प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य का पथ। अब प्रक्षेप्य के पथ को जानने के लिए पहले हम आपको यहाँ समझा दें। ये आपका क्या है, वाई अक्ष है, ये क्या है आपका, एक्स अक्ष, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कोई पिंड ऐसे फेंकें, ये क्या कहला है, ये तो आप जानते हैं, ये क्या होता है आपका, क्षैतिज गति होती है, ये ऊर्ध्वाधर गति होती है, और ये क्या होता है, प्रक्षेपण वेग। इसको क्या कहते हैं हम, प्रक्षेपण वेग, प्रक्षेप्य वेग जिसको बोलते हैं, प्रक्षेपण वेग। ये मान लेते हैं यू से जा रहा है, तो ये क्या है आपका प्रक्षेपण वेग होता है। और ये क्षैतिज वेग, ये जो होती है आपकी क्या होती है, क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग। क्षैतिज वेग को क्या कहते हैं हम, यू कॉस थीटा, क्षैतिज वेग को यू कॉस थीटा। ये क्या होता है आपका ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर गति करता है तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वेग। तो ये ऊर्ध्वाधर वेग, या ऊपर ही लिख दो, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर वेग मीन्स यू साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर वेग के लिए यू साइन थीटा, क्षैतिज वेग क्या है, यू कॉस थीटा, और ये यू क्या है, यू दिशा में उस पिंड को फेंकी जा रही है, तो ये क्या होता है, प्रक्षेपण वेग। इसको क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण वेग। और अगर यहाँ पर इससे ये थीटा एंगल का कोण बना है, तो ये क्या कहलाता है आपका, प्रक्षेपण कोण। क्या कहलाता है, प्रक्षेपण कोण। अलग अलग जान लीजिए, ये क्षैतिज वेग यू कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर वेग यू साइन थीटा, थीटा प्रक्षेपण कोण। अगर ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में जा रहा है तो वो प्रक्षेपण वेग कहलाता है। कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में, न तो वो ऊर्ध्वाधर है न तो वो क्षैतिज है। अब अगर इसको ये देखा जाए कि इसको अगर ऐसे हम ले जाएं, यहाँ से इस वस्तु को रख के, यहाँ से इस वस्तु को रख के एक हम पिंड को यहाँ से फेंकते हैं, तो पिंड कुछ ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली गई पिंड। पिंड ऐसे ही चली गई ना, तो ये उसकी सबसे क्या हो गई, ये उसका क्या है, महत्तम ऊंचाई है, सबसे अधिक ऊंचाई यहीं पर है। फिर यहाँ से नीचे गिरना शुरू की, यहाँ से सबसे अधिकतम ऊंचाई थी ये, तो इसका सबसे महत्तम ऊंचाई क्या है, पी है, जिस पर महत्तम ऊंचाई में लगा समय भी, सबसे अधिक समय कहाँ लगेगा, यहाँ पर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा, महत्तम ऊंचाई तक जाने में जो समय लगता है, उतना ही हम महत्तम ऊंचाई से फिर उस धरातल या तल पर आने में लगता है।
मतलब ओ से पी तक जाने में जो समय लगेगा वही क्या लग जाएगा, ओ पी क्यू, पी से क्यू तक आने में समय लगेगा। क्लियर हो रहा है बात। तो यहाँ से ये बन गया, मतलब ये ऊर्ध्वाधर दिशा को दिखा रहा है, ये उसके क्षैतिज दिशा को, क्योंकि ये देखिए क्षैतिज के समांतर है और ये पी ऊर्ध्वाधर के समांतर है। क्लियर हो रहा है बात। क्षैतिज वेग को कहते हैं यू cos थीटा, ऊर्ध्वाधर वेग को यू sin थीटा। जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में गति कराए तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रक्षेपण वेग कहलाता है। और जिस कोण से वो वस्तु या पिंड फेंकी जा रही है वो प्रक्षेपण कोण कहलाता है। ठीक, तो सीधा सीधा ये है, परिभाषा लिखना नहीं होता है कि हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी को हम लिख लेते हैं कि मान लेते हैं दूरी क्या है हमारा, x दिशा में जा रहा है, x अक्ष में, यही तो दूरी है। ये क्या है आपका, ये x अक्ष है ना, दूरी x एक्सिस में जा रहा है, तो दूरी क्या हुई, दूरी की जगह पर हम x लिख दिए। चाल अब कितनी, x अक्ष में कितना दूरी है, चाल या वेग, उसका क्षैतिज वेग क्या है, u cos थीटा है। तो चाल के लिए u cos थीटा इंटू समय को हम क्या लिखते हैं, t ना, टाइम तो t है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कुल कितना समय लग रहा है, t का। तो हम समय क्या लिख लिए, t। यहाँ से यहाँ तक जाने में t समय लगा। दूरी क्या है, यहाँ से दूरी उसने यहाँ तक तय की, मतलब O से Q तक की दूरी तय की। और किस वेग से गई, क्षैतिज वेग या चाल क्या है, u cos थीटा। तो चाल की जगह पर u cos थीटा, समय t, दूरी x। क्लियर हो गया इतना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t बराबर x अपान u cos थीटा हो जाएगा। t को जब बचाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो x के नीचे ही तो जाएगा u cos थीटा, t इक्वल u cos x अपान u cos थीटा, इतना मिल गया। अब ऊंचाई की बात की जा रही है, उसकी ऊंचाई भी है और u वेग भी है। ठीक है, किसके अंतर्गत कार्य हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत कार्य हो रहा है। तो गति का दूसरा समीकरण लगा देते हैं। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, यही होता है। अब आप कहेंगे सर माइनस क्यों कर दिए, अरे भाई नीचे से ऊपर जा रहा है ना, नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा, माइनस ही होगा ना, जी का मान घट जाएगा। पृथ्वी तल से किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो जी का मान घटेगा, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर लिख दिए। अब h मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई किस एक्सिस में है, y ना, ऊंचाई किस एक्सिस में है हमारा, y। अगर हम मान लें यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y, तो ये ऊंचाई y है, ये दूरी क्या है आपका, x है ना, तो x दूरी माने थे, तो h की जगह पर क्या लिख देंगे हम, y ऊंचाई तक गया। ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो अब u है यहाँ, क्यों u है, तो ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, माइनस हाफ GT स्क्वायर, जी तो जानते हैं क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो u ऊर्ध्वाधर के लिए u बराबर क्या होता है, u sin थीटा। ऊर्ध्वाधर के लिए यहाँ लिख सकते हो, ऊर्ध्वाधर के लिए u बराबर u sin थीटा, क्षैतिज के लिए u बराबर u cos थीटा। यहाँ u x लिख दो, यहाँ u क्या लिख दो, y। ऊर्ध्वाधर के लिए u y कर दो तुमको अगर समझना हो, तो u sin थीटा नहीं तो y क्या लिखोगे फालतू में। u बराबर ऐसे जानते रहो कि ऊर्ध्वाधर के लिए वेग u sin थीटा, क्षैतिज के लिए वेग u cos थीटा। तो
तो ये ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है, ऊंचाई क्या है, ऊर्ध्वाधर के लिए है। यू साइन थीटा इंटू टी, टी का मान आया है यक्स अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी को जी रहने दीजिए, फिर टी का मान रखिए। टी का मान क्या है, टी का मान यही आया है ना, यक्स अपान यू कॉस थीटा, यही है। अब इसमें क्या करोगे आप, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो यक्स बचा यक्स और टैन थीटा, y बराबर यक्स टैन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो ये आपका मिल गया प्रक्षेप के पथ के लिए सूत्र। ये किसका फार्मूला बन जा रहा है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है। टैन थीटा का गुणांक जो है वो x है, और या x का गुणांक टैन थीटा है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1/2 जी अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। कुल मिला के ये कुछ इस फॉर्म में बन रहा है ना, y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये इस फॉर्म का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अर्थात कि किसी भी द्विघात समीकरण में किसी भी द्विघात समीकरण में चर का अधिकतम घात 2 तथा दूसरे गुणांक के चर का अधिकतम घात अगर 1 होता है तो वह कौन सा समीकरण कहलाता है, परवलय समीकरण कहलाता है। कौन सा समीकरण है ये, परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है, परवलय का। परवलय का समीकरण क्या कहता है कि वह द्विघात समीकरण जिसमें एक चर का अधिकतम घात 2 तथा दूसरे चर का अधिकतम घात 1 हो, वह समीकरण परवलय समीकरण कहलाता है। क्लियर हो रही बात कि यदि किसी द्विघात समीकरण के एक चर में अधिकतम घात 2 तथा दूसरे चर में अधिकतम घात 1 हो तो वह परवलय समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण है ये, एक चर में एक चर का अधिकतम घात 2 तथा दूसरे चर का अधिकतम घात क्या है, एक वेरिएबल एक x है, दूसरा x स्क्वायर, तो एक का ये मिला दूसरे का ये मिला, तो किस रूप का है, ये परवलय के आकार का है, जिससे हम ये लिख देंगे कि अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक, अतः प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। कभी कभी पूछता है कि प्रक्षेप गति क्या है, तथा सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो प्रक्षेप गति हेडिंग डालेंगे और उसकी परिभाषा लिख देंगे, फिर ये फिगर बनाएंगे। इस फिगर को बनाने के बाद में आप इस तरह से इसको प्रूव कर देंगे और लिख देंगे कि अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। क्लियर हुआ? फिर से समझ लीजिए, हम फिर से समझा देते हैं आपको कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। अब हमको किसी पिंड को प्रक्षेपगत में फेंकना है। प्रक्षेपगत क्या कहता है कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न बिंदु पर फेंकते हैं, तो किसी भिन्न बिंदु में फेंक रहे हैं, ना तो उसको ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं
और ना ही इसको हम क्षैतिज फेंक रहे हैं, दोनों के बीच में यू से फेंक रहे हैं। तो ये वाला भाग क्या होता है, क्षैतिज वेग। क्षैतिज वेग, इसके लिए u बराबर u cos थीटा, इसके लिए u बराबर u sin थीटा। ऊर्ध्वाधर के लिए वेग, वेग मतलब u, तो ऊर्ध्वाधर के लिए वेग u बराबर u sin थीटा, क्षैतिज के लिए वेग v बराबर u बराबर u cos थीटा। इसकी अधिकतम ऊंचाई कहाँ है, यहाँ पर है, दिख रही होगी, यहाँ पर है। अब इस वेग यहाँ से फेंक रहे हैं तो इस पर जो कोण है वो क्या है, प्रक्षेपण कोण है, और ये जो है u, ये वेग है वो क्या है, प्रक्षेपण वेग है u। तो यहाँ से यहाँ के लिए x y अक्ष के समांतर हो गया ये, यहाँ से इस बिंदु के लिए x अक्ष के समांतर हो गया ये, और ये x अक्ष के समांतर है ये, और ये y अक्ष के समांतर है। तो O से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम x मान लिए, और O से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लिए, मान लो ये आपका क्या है, A है, यहाँ आपका क्या है, B है। O से A की दूरी x है, O से B की दूरी क्या है आपका, y है। तो वही लिख दिए कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। दूरी क्या है, x है, दूरी यही दूरी है ना, दूरी है x, चाल के लिए, अब उसी क्षैतिज के लिए, पहले क्षैतिज की बात हो रही है, दूरी x है तो उसी दिशा में जा रहा है, तो चाल क्या है, u cos थीटा है, समय क्या है, t। तो t बराबर क्या हो जाएगा, x अपान u cos थीटा। गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे तो h बराबर u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो h बराबर u t, आप कहेंगे सर यही क्यों समीकरण लगाए, तो इसका कारण ये है कि इसमें अंतिम वेग की बात नहीं किया गया है, किया गया है अंतिम वेग की बात नहीं किया गया है कि पिंड यहाँ पहुँचेगा तो क्या, अरे पिंड यहाँ पहुँचेगा तब तो अंतिम वेग होगा, अभी तो हम उसकी प्राप्त अधिकतम ऊंचाई तक को कितना समय लगा, कितना वेग प्राप्त किया, इसलिए हम यहाँ तक ले रहे हैं। तो अंतिम वेग की तो बात ही नहीं हो पाई। तो जब अंतिम वेग की बात नहीं होगी तो पहले में समीकरण में भी अंतिम वेग है, तीसरे समीकरण में भी अंतिम वेग है। अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी v की तो जिक्र ही नहीं यहाँ पर। तो दूसरा ही समीकरण है जिसमें v नहीं है, इसलिए दूसरा समीकरण ले रहे हैं हम। समझ में आ रहा हो तो हाँ लिख दीजिएगा। तो h बराबर u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या h ऊंचाई है, यही ऊंचाई थी, यही ऊंचाई h को हमने क्या माना है, y। तो y बराबर, अब किसकी दिशा के लिए बात हो रही है, ऊर्ध्वाधर के लिए। तो ऊर्ध्वाधर के लिए वेग क्या होगा, u बराबर u साइन थीटा। तो u की जगह पर u साइन थीटा इंटू t का मान मिला है x अपान u cos थीटा, तो x अपान u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, t का मान वही x अपान u cos थीटा का होल स्क्वायर। y बराबर u से u कट गया, साइन थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा x बचा, मतलब ये x आपका क्या है, चर है, tan अचर है, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, जहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, जी अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा गुणांक है। अर्थात हम परवलय का परिभाषा ये जानते हैं कि यदि कोई भी द्विघात समीकरण में उसके एक चर पर अधिकतम घात 2 तथा दूसरे चर पर अधिकतम घात 1 होती है तो वह परवलय समीकरण कहलाती है। तो यह परवलय समीकरण के रूल के नियम या परवलय समीकरण के नियम का पालन कर रही है कि जब किसी समीकरण, कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण कि एक चर की घात अधिकतम घात 2 तथा दूसरे चर की अधिकतम घात 1 होती है तो वह परवलय के समीकरण के नियम का पालन करती है, वह परवलय समीकरण कहलाता है। तो अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये जान लीजिए। क्लियर हो गया, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार। अगर न समझ में आया हो तो और अच्छे समझाएं, इसको फिर से समझा दें, फिर से समझा देंगे। फिर से समझाने का मतलब ये है कि क्षैतिज के लिए यू यक्स की जगह पर हमको यू यक्स लिखना पड़ेगा, क्षैतिज वेग के लिए यू एक्स, ऊर्ध्वाधर वेग के लिए यू वाई। जहाँ हम ये यू टी लिखे वहाँ यू वाई टी लिखेंगे, जहाँ चाल लिखे वहाँ यू एक्स लिखेंगे। तो यू एक्स बराबर यू कास थीटा, ये यू एक्स बराबर यू कास थीटा, तो सब वही आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, रोक के वीडियो, हम आगे देखते हैं।
ठीक है। चलिए हम अब देख लेते हैं कि प्रक्षेप्य का जो अभी हमने लिखा था उड्डयन काल क्या है। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, हेडिंग डालेंगे प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल, उड्डयन काल मतलब किसी भी पिंड को जब हम फेंकते हैं तो जब उड़ते हुए जाता है तो कितना समय लेता है और उसकी अधिकतम ऊंचाई पर कितना समय होगा, तथा वह जिस बिंदु से फेंका गया है तथा जिस बिंदु तक गिरा है उसको यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना समय लगा तथा वो कितनी दूरी तय की। तो अधिकतम ऊंचाई पर गया तो पिंड की ऊंचाई मिल गई हमको, मतलब प्रक्षेप्य की ऊंचाई मिल गई। कितना समय लगा तो उड्डयन काल मिल गया, मतलब उड़ने में लगा समय, गिरने में नहीं, उड्डयन मतलब उड़ने में। ठीक है। और अगर गिरा दिए तो जहाँ से आप वस्तु को फेंके थे और जहाँ वस्तु गिरी थी उसकी दूरी क्या कहलाती है, परास, प्रक्षेप्य का परास कहलाता है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं कि प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। प्रक्षेप्य के उड्डयन काल के लिए वही कि पहले हम एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर दूसरा क्षैतिज बना लिए, यहाँ से पिंड को उठाए यूं ये गिरा दिए, ऐसे गिरा दिए हम। जब ऐसे गिरा दिए इसको तो इसकी सबसे अधिकतम ऊंचाई यही है ना P, तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में पिंड द्वारा लगा समय क्या होगा, अभी ऐसे ही क्या होगा U, यहाँ पर कोण कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर T समय लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, T ही समय तो लगेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में T समय, तो P से Q तक जाने में T समय लगेगा। और हम लोग जानते हैं कि ये क्षैतिज होता है, क्षैतिज के लिए क्या कहते हैं हम, क्षैतिज के लिए क्या कहते हैं U cos थीटा। ये क्या होता है आपका, ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर के लिए क्या कहते हैं हम U sin थीटा। यही कहते हैं ना, ऊर्ध्वाधर के लिए U sin थीटा, क्षैतिज के लिए U cos थीटा। तो उस पिंड द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। तो आप उड्डयन काल की परिभाषा लिख सकते हैं प्रक्षेप के उड्डयन काल की, कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न बिंदु पर फेंकते हैं, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न बिंदु पर फेंकते हैं तो पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम या अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय ही उड्डयन काल कहलाता है। फिर से, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न बिंदु पर फेंकते हैं तो पिंड द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय ही उड्डयन काल कहलाता है। क्लियर हो गया। तो जैसे अब इसके लिए हम ये जान लेते हैं कि यहाँ तो आपका जो U था, U बराबर क्या है, U sin थीटा है। U बराबर U sin थीटा। देखिए ये y अक्ष की ओर जा रहा है ना, ये किसकी ओर जा रहा है, y अक्ष की ओर, इसको UY लिख सकते हो। ये किधर जा रहा है, x अक्ष की ओर जा रहा है, तो ये UX लिख सकते हो। x अक्ष की ओर के लिए दिशा U बराबर UX बराबर U cos थीटा, U sin थीटा। तो यहाँ हम U बराबर या UY बराबर y क्यों लिए, x क्यों नहीं ले रहे हैं, या UX बराबर U cos थीटा होता है, लिख देते हैं। V हमारा क्या है, 0 है। जब यहाँ से ये पिंड यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, शून्य होगा वेग ना। वहाँ पर वो वेग क्या हो जाएगा, शून्य। फिर वहाँ से नीचे गिरना शुरू किया वो। भाई जब किसी पिंड को जब हम फेंकते हैं ऊपर की ओर
तो वह गतिज ऊर्जा से धीरे धीरे किस में बदलती है? स्थितिज ऊर्जा में बदलती है। एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पर वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। फिर वहाँ से वो धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा से फिर किस में आ गई? वो गतिज ऊर्जा में आ गई। तो इसके लिए अंतिम वेग क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। तो गति के हम एक प्रथम समीकरण लगाते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण से या अगर आपको क्लियर ना समझ में आया हो, v यहाँ 0 नहीं देना है तो यहाँ दे दो v बराबर 0। यहाँ से गया यहाँ पर गिर गया, तो यहाँ से गया यहाँ पर गिर गया, तो यहाँ पर इसकी प्रारंभिक वेग थी, यहाँ पर इसकी अंतिम वेग। यहाँ पर गिर के वो रुक गया, जब रुक गया तो v क्या हो गया? उसका अंतिम वेग क्या हो गया? उसका शून्य हो गया ना। तो क्या हो जाएगा ये? v वर्गत के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं कि v, अब इसमें v की बात है इसलिए प्रथम समीकरण ही ले लिया, v बराबर u माइनस जी टी। अरे यार फिर आप माइनस कर दिए, क्यों? फिर माइनस क्यों कर रहे हैं? अरे भाई माइनस नहीं करोगे। अच्छा नहीं समझ में आया है? नहीं समझ में आ रहा है? जो कराए थे भी नहीं समझ में आया प्रक्षेपक का पथ। चलो फिर अभी समझा देते हैं। तो v बराबर u माइनस क्यों लिखते हैं भाई? जब पिंड को हम फेंक रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर। तो जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? घटेगा ना। एक चीज़ हमेशा जान लो कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को या किसी पिंड को यदि हम ऊपर की ओर फेंके अथवा पृथ्वी तल से नीचे की ओर फेंके, दोनों स्थितियों में g का मान घटता है। क्लियर है? पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर भी घटेगा, पृथ्वी तल से नीचे फेंकने पर भी घटेगा। क्या? गुरुत्वीय त्वरण g। तो ऊपर फेंका जा रहा है ना ये, तो g का मान घट रहा है, इसलिए v बराबर u माइनस जी टी। यहाँ v बराबर 0। ऊपर की ओर फेंका गया तो किसको लेंगे? u y। तो u क्या है? u साइन थीटा माइनस जी टी। हो गया इतना। या यही जी टी बराबर u साइन थीटा, पक्षांतर कर दिए हैं, या t बराबर u साइन थीटा अपान जी। ये तो हो गया आपका कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। अब O से P तक जित जाने में जो समय लगा है वही तो P से Q तक आने में समय लगेगा। तो दोनों समय जब बराबर हैं तो हम लिख लेते हैं कि अतः कुल उड्डयन काल, मान लेते हैं कि अतः कुल उड्डयन काल दुगुना हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक टी, यहाँ से यहाँ तक टी, तो 2t। अतः कुल उड्डयन काल को कैपिटल T मान लेते हैं। T बराबर 2 इंटू टी। तो T बराबर 2 इंटू टी। टी का मान क्या है? u साइन थीटा अपान जी। तो T बराबर 2u साइन थीटा अपान जी सेकेंड। ये हो गया आपका किसका? उड्डयन काल का डेरिवेशन। डेरिवेशन पूछता नहीं है लेकिन आप लोगों को डेरिवेशन बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं डेरिवेशन भी करके आपको दिखा दे रहा हूँ। क्लियर है? अब आप पूछ सकते हैं सर काश वाला काहे नहीं लिए? अरे बेटा काश वाला क्यों लें? पिंड को क्या हम नीचे ज़मीन पर गड़गड़ा रहे हैं क्या? गड़गड़ाना जानते हो ना? लुढ़कना, ज़मीन पर नहीं लुढ़का रहे हैं उसको। पहले हम क्या कर रहे हैं? ऊर्ध्वाधर दिशा के भिन्न दिशा की ओर फेंक रहे हैं, तो ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो जो हमारा वेग जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर के लिए वेग क्या है? u साइन थीटा है ना, तो u साइन थीटा रखेंगे। क्षैतिज के लिए होता। और फिर उसके बाद में गति के प्रथम समीकरण को रखेंगे, v बराबर u माइनस जी टी। v आपका अंतिम वेग क्या है? यहाँ 0 है, तो 0 बराबर u साइन थीटा माइनस जी टी। जी टी बराबर क्या हो जाएगा? u साइन थीटा। t बराबर u साइन थीटा अपान जी। केवल मिला कहाँ? बिंदु P तक के लिए, जब पिंड अपनी अधिकतम ऊंचाई पर था उस समय जाने में लगा समय t ये था। अब हमको यहाँ तक ज्ञात करना है, तो जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी t है वही तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी t है। दोनों जुड़ जाएंगे या दुगने हो जाएंगे, t और t 2t हो जाएगा।
लिख दिए। कहता कुल उड्डयन काल t बराबर 2 इंटू टी, तो t बराबर 2, t का मान मिला है u साइन थीटा अपान जी, तो u साइन थीटा अपान जी, तो उड्डयन काल t बराबर 2 u साइन थीटा अपान जी आपका फार्मूला बना। नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रक्षेप्य का परास। नोट करते चलिए इसको। प्रक्षेप्य का परास। अब परास की बात कर रहे हैं हम। परास बताए थे कि यहाँ से वो छक्का मारा, यहाँ पर गिर गया, तो कुल कितनी दूरी तय की। मानिए यहाँ से गया तो प्रक्षेप्य के परास को कैपिटल R करिए कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो वह पिंड जितनी दूरी पर जाकर गिरती है वही प्रक्षेप्य का परास कहलाती है। क्लियर है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। परास मतलब दूरी का मात्रक मीटर। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी भिन्न बिंदु पर फेंकते हैं या किसी भिन्न बिंदु से फेंकते हैं तो वह पिंड जितना अधिकतम दूरी तय करती है या जितनी दूरी पर जाकर गिरती है वही उसका प्रक्षेप्य का परास कहलाता है, या वही इस पिंड का प्रक्षेप्य का परास कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। तब इसके लिए वही, अब किसकी बात हो रही, दूरी की, तो फिर वही यहाँ पर लिख देंगे प्रक्षेप्य का परास। प्रक्षेप्य के परास के लिए हम जानते हैं कि चूंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी क्या है, O से Q तक की दूरी, पूरी दूरी कितना तय कर रहा है वो, R। चाल इधर ही चाल है ना, 36 की ओर इधर ही जा रहा है ना दूरी, तो उसकी चाल क्या थी, U cos थीटा। U cos थीटा। यहाँ पर गिरा तो कुल समय लगा, यहाँ से यहाँ तक का कुल समय क्या है, T। उड्डयन काल, कुल समय कितना है, उड्डयन काल T है। या R बराबर U cos थीटा इंटू T का मान अभी हमने निकाला था 2U साइन थीटा अपान G, यही निकाला था। तो R बराबर क्या हो जाएगा, U में U का गुणा कर दो, U स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक साथ और 2 एक साथ। U में U का गुणा कर दो, U स्क्वायर अपान में क्या है, G। या यही लिख दो कि R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान G। ये साइन 2 थीटा कैसे आ गया, चूँकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये सूत्र होता है त्रिकोणमिति का। तो जहाँ 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा था वहाँ साइन 2 थीटा हो गया। ये क्या होता है आपका, मीटर। तो R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान G। अब R महत्तम के लिए अधिकतम दूरी यहाँ से यहाँ तक, अधिकतम दूरी कितना, इसका अधिकतम दूरी क्या होगा, अगर हमको R मैक्स चाहिए तो अधिकतम दूरी के लिए यहाँ पर साइन है, तो साइन थीटा के लिए अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा के लिए, साइन थीटा के किस कोण के लिए अधिकतम मान 1 होता है, तो आप जानते हैं 90 अंश के लिए। तो यहाँ पर क्या साइन 2 थीटा का मान क्या रखना पड़ेगा हमको, 1। यहाँ लिख सकते हैं कि R मैक्स के लिए, R मैक्सिमम के लिए, अब R मैक्सिमम के लिए जब करेंगे तो साइन 2 थीटा, साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है।
तो जहाँ साइन 2 थीटा वहाँ पर क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आर मैक्सिमम बराबर आर मैक्स बराबर 2 थीटा का मान 1 लिख दोगे तो यू स्क्वायर अपान जी हो जाएगा। अधिकतम दूरी के लिए क्या होता है फार्मूला आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपान जी अधिकतम के लिए। अब अगर आपसे कहा जाए कि यार किस कोण पर मारा जाए या किस कोण से फेंका जाए कि वो सबसे अधिक दूर जाके गिरे, किस कोण पर फेंकें कि सबसे अधिक दूरी पर जाकर गिरेगा, वो ये पता करना है हमको कि हमको छक्का मारना है यार, अपने बल्ले को किस एंगल से हम गेंद को मारें कि वो जाके क्या हो सबसे अधिक दूरी पर गिरे और कैच भी ना हो और छक्का भी हो जाए। या हमको भाला फेंकना है तो किस कोण पर, जैवलिन जानते हैं ना, जैवलिन माने भाला, जो भाला फेंक होता है, तो उसको किस कोण पर फेंके, किस कोण पर, किस कोण से इसको पकड़ के किस कोण से फेंके कि हमारा जो जैवलिन है वो क्या हो जाए अधिकतम दूरी पर जाके गिरे, भाला अधिकतम दूरी जाकर गिरे। तो देख लेते हैं कि हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 1 होता है ना, यहाँ जानते हैं कि चूँकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो साइन 2 थीटा अधिकतम मान क्या होता है 1 होता है ना, साइन 2 थीटा बराबर 1 या साइन 2 थीटा बराबर साइन कितना अंश, साइन 90 अंश का मान 1 ना, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 में 2 से भाग दे दो 45 अंश, अर्थात 45 अंश के कोण पर, 45 अंश के कोण पर अगर फेंक दें हम लेके उस जैवलिन या भाले को या बल्ले से गेंद को मार दें, या एक पोल वाल्ट का खिलाड़ी होता है जो डाक जाता है, बड़ा सा एक लंबा सा लिया रहता है डंडा और उसको लेके दौड़ता है और एक गड्ढे में उसको डाल के फिर ऊपर, बड़ा ऊपर बना हुआ रहता है रेलिंग, बनी रहती है ना रेलिंग, उसको वो टच न कर पाए और उधर गिर जाए। तो हम भाले को क्या करें 45 अंश अपने कोण, अपने से भाले को 45 अंश पे रखें, 45 अंश के कोण पर अगर फेंक देते हैं तो सबसे अधिक दूरी प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर इसके बाद अब आपका इस पर न्यूमेरिकल चलेगा, न्यूमेरिकल करा देंगे तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तब आपके हम एनसीईआरटी के जो आपके तीसरे चौथे चैप्टर होंगे क्रम से चलने लगेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं फिर से कल समझा दूंगा। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कमेंट सब लोगों का, लेकिन था कुछ नहीं बेटा, 1-2 बार आप अपने से लगा लीजिएगा इसको घर पे, तब समझिएगा, अपने आप समझ में आएगा। नहीं आएगा तो मैं काहे लिए हूँ यार, मैं तो बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ बेटा हमारे इस चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जो हमसे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो ज़रूर शेयर कर दिया करिए। शेयर और कमेंट कर देने से थोड़ा सा हमको बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए कर रहा हूँ। और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको वो सब्सक्राइब कर लें। ओके, शुभ रात्रि, सब्बा खैर।